हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करेंगे अपन आरओ और एआरओ की इंडियन पॉलिटी सीरीज। इस वीडियो में अपन बात करेंगे भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में, और ये उसी सीरीज को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें अपन यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अपन बात कर रहे हैं, जहां पर अपन यूनियन और उससे रिलेटेड सारी बॉडीज को डिस्कस करेंगे। यदि आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच इनके आर्टिकल्स मेंशन्ड हैं। यदि आप देखोगे तो इंडिया में क्या है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब क्या होता है, एक वेल निट जुडिशरी है, यानी कि चाहे वो स्टेट्स के हो चाहे वो यूनियन के एक्ट्स हो, सारे के सारे एक ही काइंड ऑफ लॉस के अंडर गवर्न करते हैं। और दोनों हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक नेस्टेड है, यानी कि जहां पर सब ऑर्डिनेट जुडिशरी सबसे नीचे है, उसके ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इस तरीके से ऑर्डर है। यानी कि सारी की सारी जुडिशरी जो है एक ही लॉ में फंक्शन करती है और एक दूसरे से इंफीरियर और सुपीरियर है, इस तरीके से अरेंजमेंट है। यदि आप दूसरे फेडरल जुरिस्डिक्शंस में देखोगे तो फेडरल जुरिस्डिक्शंस में जहां पर यूनियन और स्टेट का अलग अलग होते हैं पावर्स, वहां पर नॉर्मली अलग अलग जुरिस्डिक्शंस होती हैं। हाई कोर्ट अपने ही स्टेट लॉस के अंदर गवर्न करता है और सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन कम डिफाइंड होती है, बहुत लिमिटेड केसेस में डिफाइन होती है। ऐसा ही कुछ है यूएस के जुरिस्डिक्शन में, जहां पर आप देखोगे यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे जो जुरिस्डिक्शन है बहुत छोटे बहुत कम केसेस को ले करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस। कब स्टैब्लिश हुई थी? 28 जनवरी 1950, यानी कि 2 दिन बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुई थी। अब स्टेट आते हैं अपन एमसीक्यूज में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? जब भी जजेस पूछा जाता है तो हमेशा और हमेशा याद रखिएगा जो चीफ जस्टिस रहते हैं वो इंक्लूडेड रहते हैं, क्योंकि वो भी एक जज ही हैं। तो बहुत रिसेंटली तक आप यदि स्ट्रेंथ देखोगे तो 31 जजेस थी, बट 2019 में एक अमेंडमेंट पास हुआ था जिससे नंबर ऑफ जो केसेस है, नंबर ऑफ जजेस है, उनको बढ़ा दिया गया और 31 से हो गई स्ट्रेंथ 34। तो आज की डेट में 34 जजेस मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो सुप्रीम कोर्ट में है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग द सीजेआई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट होते हैं? तो हमेशा और हमेशा याद रखिएगा, अपन ने जब प्रेसिडेंट का पढ़ा था तब भी पढ़ा था, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट करते हैं? तो जो सीनियर मोस्ट जज रहता है उसे अपॉइंट करते हैं एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। So the president appoints the CJI on the basis of seniority of Supreme Court judges. अब देखिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि सबसे सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज को ही चीफ जस्टिस अपॉइंट करना चाहिए। तो हुआ क्या था, ऐसे सिचुएशन आई थी 1970s में, जब क्या हुआ था, इंदिरा गांधी जी टेन्योर में थी। तो 2 बार पर्टिकुलरली ऐसे सिचुएशन आई 1973 में और 1977 में, जहां पर 1973 में एएन रॉय और 1976 में एम बेग जो थे, ये दोनों को चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया। जब इन दोनों जजेस को अपॉइंट किया गया तो इनसे और ज्यादा सीनियर जजेस थे जो प्रेजेंट थे सुप्रीम कोर्ट में, बट ऐसा हुआ नहीं। तो समझ में आया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये जो थे द देन गवर्नमेंट इन पावर, उनके फेवर में डिसीजन ले सकते हैं, इसी वजह से इनको सुपरसीड किया गया है प्रीवियस जजेस से, जो उनसे ज्यादा सीनियर जजेस हैं, और इसी वजह से इनको फेवर किया गया। तो एक बहुत बड़ा डिस्कशन उठा कि ऐसे में जजेस और सुप्रीम कोर्ट कैसे इम्पार्शियल रह सकता है। उसी के बाद लाइंस से कुछ जजमेंट्स आए जिसे अपन बोलते हैं फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस, थर्ड जज केस और फोर्थ जज केस। ये जो जज केस हैं, इससे डायरेक्टली इवोल्यूशन हुआ जुडिशरी के अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का। और इसी में जो सेकंड जज केस आया 1993 में, उसमें यह डिसाइड हुआ कि जो सबसे सीनियर मोस्ट जज रहेगा वो अपॉइंट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में। और थर्ड जज केस जो कि 1998 में डिसाइड, जो कि जिसका जजमेंट 1998 में आया, उसका ये फाइनल जजमेंट ये डिसाइड करेगा कि कैसे बाकी जजेस का अपॉइंटमेंट होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो देखते हैं कैसे होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन अपॉइंटिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट मस्ट कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ। अब ये बोला गया है, तो इस जजमेंट में 1998 के थर्ड जजेस केस में क्या जजमेंट आया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 4 जजेस का जो सबसे सीनियर मोस्ट हैं
4 सुप्रीम कोर्ट जजेस की रिकमेंडेशन लेना है, और यदि इनमें में से जजेस 2 जज भी हैं जो किसी पर्टिकुलर का नाम रिकमेंड करने से मना करते हैं, तो क्या होगा, उसको रिकमेंड नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से चीफ जस्टिस और 4 मोस्ट सीनियर जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनकी रिकमेंडेशन के जरिए उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा बाकी जजेस को। इस सिस्टम को कहा जाता है कॉलेजियम सिस्टम। बहुत बार आप न्यूज में सुने होंगे कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। इसे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी ऐसा सिस्टम नहीं होता है जहां जजेस ही जजेस को अपॉइंट करते हैं, और कहीं पर भी इस सिस्टम में माना जाता है ट्रांसपेरेंसी नहीं है। किसी को एक्सेप्ट किया गया तो क्यों किया गया, किसी जज को रिजेक्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने के लिए तो क्या प्रॉब्लम है, ये नहीं किया गया है। इसीलिए एक इसे हाईली ओपैक सिस्टम बोला जाता है। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। अब संविधान में यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल लिखा गया है 124 और 125 के अंदर क्या किया गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। यहां पर क्या लिखा है, क्या क्राइटेरिया लिखा गया है, नहीं लिखा गया है किसको अपॉइंट करेंगे। तो इसीलिए डिबेट है क्योंकि संविधान में क्लियरली नहीं लिखा गया है। तो ये कैसे इवॉल्व हुआ, सेकंड जज केस जो कि 1993 में आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया जो सीनियर मोस्ट जज होगा सिर्फ उसे ही चीफ जस्टिस के रूप में एलिवेट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का, अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ सीजेआई। यानी कि कंसल्टेशन लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि चीफ जस्टिस से कंसल्ट करेंगे प्रेसिडेंट, उसके बाद अपॉइंट करेंगे। बट क्या ये कंसल्ट करना मैंडेटरी है, कितने जजेस से कंसल्ट और करेंगे, ये क्लैरिटी नहीं है। इसी वजह से डिबेट उठी और फाइनली थर्ड जज केस आया जिसमें यह कहा गया कि अ कॉलेजियम ऑफ 4 जजेस विल बी कंसल्टेड अलोंग विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इनके बेसिस में क्या होगा, रिकमेंडेशन दी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के जज को चुना जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट वाज द एनजेएसी। एनजेएसी का फुल फॉर्म है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो ये एक प्रावधान है जो 2014 में मोदी गवर्नमेंट आते साथ इंट्रोड्यूस किए थे, और इसमें क्या कहा गया है कि ये कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करना चाहते थे एक नई बॉडी से, एनजेएसी इस बॉडी से इंट्रोड्यूस करना चाहते थे। इसकी वजह से आप देखोगे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, बट क्या हुआ, ये एक्ट तो पास हो गया बट हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को खारिज कर दिया। तो क्या है देखते हैं अपन, एनजीएसी क्या करते हैं, एक कॉलेजियम को रिप्लेस करने के लिए एक एक्ट लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके जरिए जजेस को अब वाइडर कंसल्टेशन से अपॉइंट किया जाएगा। तो अ स्टैट्यूटरी लॉ मेकिंग कॉलेजियम सिस्टम अ लॉ, बिल्कुल गलत, ये कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने आया था। अ रिप्लेसमेंट फॉर द कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ये कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कैसे करता, एक बॉडी कंस्टिट्यूट होती एनजेएसी, वो बॉडी यदि आप देखोगे तो 6 मेंबर की से बनी होती। ये 6 मेंबर कौन कौन थे, इसमें में से 3 मेंबर जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के थे, जिसमें में से सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। सेकंड नंबर पे आते हैं 2 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन से 2 जजेस, जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उन्हें सेलेक्ट किया जाएगा। ये 3 हो गए। रेस्ट 3 कौन हो गए, उसमें में से एक था लॉ मेंबर जो कि यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ मेंबर हैं, और इसके अलावा जो 2 मेंबर हैं उन्हें फिर नॉमिनेट किया जाएगा। अब देखो इस पूरे के पूरे सिनेरियो में क्या है, चीफ जस्टिस को एक्स्ट्रा पावर नहीं दिया गया था, जैसे कि कास्टिंग वोट नहीं दिया गया था। इसके अलावा आप ये भी समझो कि लॉ मेंबर यानी सरकार का इंटरफेरेंस हो जाएगा, और जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो उनकी भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन नहीं की गई थी कि किस बेसिस में इनको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये प्रोविजन जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये जुडिशरी के इंटरनल कामकाज में इंटरफेरेंस है एग्जीक्यूटिव्स का, और इसी वजह से इसे खारिज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट को खारिज कर दिया। तो एज अ रिजल्ट आज की डेट में अपॉइंटमेंट कैसे कंटिन्यू होता है, कॉलेजियम सिस्टम से ही कंटिन्यू होता है। तो बस आपको ये याद रखना है एनजेसी क्या था और एनजेसी को क्यों सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर द पर्सन
टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन हमारे संविधान में दी गई है। तो सबसे पहला अपन हमेशा पढ़े हैं, सिटीजन होना जरूरी है, भारत का नागरिक होना जरूरी है, तभी और तभी कोई भी हायर पोस्ट, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, चाहे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट है, होगी, तो सिटीजनशिप बिल्कुल रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्या एज क्राइटेरिया है, 35 इयर्स, बिल्कुल गलत। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए देयर इज नो मिनिमम एज, कोई भी मिनिमम एज नहीं है, बस होना क्या चाहिए, वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन पोजेस करना चाहिए। फिर शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, यदि 5 साल तक वो जज हाई कोर्ट के रहे हैं, एक या एक से ज्यादा, या 10 साल से ज्यादा हाई कोर्ट के एडवोकेट रहे हैं, तो भी उन्हें किया जा सकता है। और क्या है, ही शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, यानी कि एक क्लासी जूरिस्ट होना चाहिए इन द आईज ऑफ द प्रेसिडेंट। ये सारी की सारी जो कंडीशंस हैं, सिटीजनशिप मैंडेटरी है और ये सब में और लगा है, यानी कि इनमें में से यदि सिटीजन के बाद ये सारी 10 साल का हाई कोर्ट के एडवोकेट ना हो, 5 साल के लिए हाई कोर्ट के जज ना हो, उसके बाद भी प्रेसिडेंट को लगता है कि वो एक बहुत अच्छे जूरिस्ट हैं, तो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट उनको सीधा सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकते हैं। सो आंसर क्या होगा, व्हाट आर द कंडीशंस, सिटीजन ऑफ इंडिया, 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज, 10 साल के लिए हाई कोर्ट का एडवोकेट, और प्रेसिडेंट की नजर में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट जज, क्या टेन्योर है, तो ये टेन्योर दोनों के लिए 65 इयर्स तक है, जब वो रिटायर हो जाएं, दोनों सुप्रीम कोर्ट जज के लिए भी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। पहले सुप्रीम कोर्ट जज के लिए 62 साल था, फिर उसे ग्रेजुअली एलिवेट करके सीजेआई और जज के लिए दोनों के लिए बराबर कर दिया गया है। सो आंसर वुड बी बी। तो अब कब तक ये टेन्योर होल्ड कर सकते हैं, या तो जब तक वो 65 साल के हो जाते हैं, या तो क्या हो जाए, वो प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर दें, या तो एक और कारण हो कि उन्हें निकाल दिया जाए अपनी पोस्ट से। जैसे कि अपन ने इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ा था, वैसे ही इनको भी रिमूव करने का एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है और स्पेसिफिक ग्राउंड होता है, देखेंगे अभी अपन। नाउ व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर द रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज, क्या ग्राउंड्स हैं जिसके तहत रिमूव किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज। याद करिए, अपन ने एक और इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट पढ़ा था, और इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का क्या ग्राउंड था, सिर्फ और सिर्फ एक ग्राउंड था, वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन करना। बट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस ग्राउंड पर रिमूव नहीं हो सकते। स्पेसिफिक ग्राउंड लिस्टेड है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी क्या, किसी भी कारणवश, चाहे वो फिजिकल डिसेबिलिटी हो या तो मेंटल डिसेबिलिटी हो, जैसे कि उनका मानसिक संतुलन किसी भी जज का बिगड़ जाए और उनकी कैपेसिटी ना रहे जजमेंट देने की, या तो किसी मिसबिहेवियर में इन्वॉल्व हो। मिसबिहेवियर जब नॉर्मली बोला जाता है तो वो 2 तरीके से होता है, एक मोरल, लीगल, या चौथा जो होता है नॉर्मली इकोनॉमिक एंगल होता है, जब किसी चीज में इंटेंशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं जहां से उनका पैसे का संबंध हो। इन तीनों ग्राउंड को बोला जाता है नॉर्मली प्रूव्ड मिसबिहेवियर। इन सारे क्राइटेरिया में क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। अब कैसे रिमूव किया जा सकता है आप समझिएगा, ये जो है प्रेसिडेंट ही सिर्फ रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि प्रेसिडेंट की इच्छा हुई या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बेसिकली प्रेसिडेंट को बोला आप रिमूव कर दो, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक स्पेसिफिक लॉ है, जज इंक्वायरी एक्ट 1968, इसके तहत रिमूव किया जा सकता है। कैसे होगा, तो सबसे पहले एक मोशन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो। यदि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है तो कम से कम 100 मेंबर साइन करना चाहिए, और राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाए तो 50 मेंबर। याद है अपन ने बेसिकली मोशन को डिस्क्राइब किया था, जहां पर इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करते हैं और वोटिंग की जाती है। और इंपॉर्टेंट मोशंस जैसे कि एडजर्नमेंट मोशन अपन ने पढ़ा था, और नो कॉन्फिडेंस मोशन पढ़ा था, जहां पर क्या होता है, कम से कम दोनों के केस में 50 मेंबर जब साइन करते हैं तभी ऐसे मोशन को एडमिट किया जाता है। बिकॉज ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट मोशन है, इसीलिए यहां पर क्राइटेरिया जो है थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। तो जब ये मोशन एडमिट हो जाता है, ये ऐसी एप्लीकेशन आ जाती है, तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, जैसे कि इन द केस ऑफ लोकसभा कौन होगा, स्पीकर, इन द केस ऑफ राज्यसभा होंगे चेयरमैन, वो क्या कर सकते हैं, इसे एडमिट कर सकते हैं, यानी हो सकता है ये ना चाहे तो ना भी एडमिट करें। दैट शुड बी वेरी क्लियर। इसके बाद क्या होगा, एक कमिटी बनेगी 3 मेंबर की, जिसमें में से
चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट जो कि माना जाता है अच्छा खासा जूरिस्ट होगा। ये 3 कमिटी मेंबर की कमिटी बनेगी। ये कमिटी क्या करेगी, सारे के सारे एलिगेशंस को स्टडी करेगी अगेंस्ट द जज, और जब ये स्टडी करेगी उसके बाद यदि लगा कि इनकी गलती है तो क्या होगा, एक बेसिकली फिर से पार्लियामेंट में ये मोशन लाया जाएगा और पार्लियामेंट यदि इसे पास कर देती है तब जाके उन्हें रिमूव करा जाएगा। दैट इज द बेसिक आइडिया। तो ये जो प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टीडियस है, और अभी तक इस वजह से कभी भी किसी जज को निकाला नहीं गया है। ध्यान रखिएगा, यही ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल है, यही ग्राउंड हाई कोर्ट के जज का रिमूवल है। तो दोनों का सिमिलर ग्राउंड है, बट किसी भी जज को आज तक नहीं निकाला गया है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जजेस खुद रिजाइन कर देते हैं एंड मोमेंट में, तो उनका इंपीचमेंट प्रोसेस रुक जाता है। तो अभी तक ऐसे 2-3 इंसिडेंट हुए हैं, इंक्लूडिंग द रीसेंट वन जहां पर 2019 में द देन सीजेआई रिकमेंडेड कि एक जज को निकाल दिया जाए, बट मोदी गवर्नमेंट ने उस रिजोल्यूशन को उठाया ही नहीं। तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से नॉर्मली लिया नहीं जाता। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? Chief Justice of India, with the President's approval, can appoint other places as temporary seats of Supreme Court. ये क्वेश्चन किस बारे में है, यानी कि अभी सुप्रीम कोर्ट कहां बैठता है, दिल्ली में बैठता है, ठीक है। इसकी जो सीट है न्यू दिल्ली है। क्या सुप्रीम कोर्ट कहीं और बैठ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली होल्ड सेशंस इन दिल्ली। CJI has the sole authority to decide on the holding sessions outside Delhi. या तो लास्ट स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स रेगुलर सेशन आउटसाइड दिल्ली टू मेक इट मोर एसेसिबल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। क्या लगता है आपको, एक्चुअल क्या है? सुप्रीम कोर्ट जो मेजर है सीट रिंग वो दिल्ली में है, बट क्या वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में बैठ सकता है? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये पावर दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कि ये चाहें तो कहीं और प्रोसेस में बैठा सकते हैं जज को, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को, बट यहां पर उन्हें प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और जब प्रेसिडेंट यदि परमिट करते हैं तो ही कहीं और बैठाया जा सकता है। रेगुलर सेशंस होते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है जब मान लो कोई कामकाज की वजह से दिल्ली में ना होल्ड किया जा सके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच बेंचेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर रिफर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। अब यदि आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की हियरिंग्स देखोगे तो नॉर्मली 1 जज बेंच होती है, 2 जज बेंच होती है, दिस आर द मोस्ट कॉमन, जहां पर 1 या 2 जजेस जजमेंट देते हैं। बट कई सिचुएशन में क्या होता है कि बेसिकली एक लार्जर बेंच कंस्टिट्यूट की जाती है, जहां पर मिनिमम से मिनिमम 5 जजेस प्रेजेंट रहते हैं और ये जजेस जजमेंट देते हैं। तो ऐसे केसेस में जहां मिनिमम 5 जजेस कंस्टिट्यूट करते हैं एक बेंच को, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन को, ऐसे जजमेंट को डिसाइड करते हैं, तो क्या होता है, उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो बेंचेस सेटअप टू रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये बिल्कुल गलत है। Benches comprising of at least 5 judges that decide substantial question of constitutional interpretation. जो संविधान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिसाइड करते हैं, उसमें कम से कम 5 जजेस होने चाहिए। और यह भी ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल नंबर 143 के अंदर कंस्टिट्यूट किए जाते हैं। क्या संविधानिक बेंच कंस्टिट्यूट होती हैं? बहुत कॉमन है। और यदि मैं आपको बताऊं तो इसमें एक केस आप जरूर ध्यान रखिएगा, अभी आगे अपन पढ़ेंगे भी इस बारे में, केशवानंद भारती केस। और ये जो केस है ये 1973 में हुआ था, जिसमें जब अभी अपन आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्ट्रिन को इसी में डिफाइन किया गया था। अब बेसिकली होता क्या है, ये जजमेंट में जो थे 13 जजेस इन्वॉल्व थे। ये आज तक की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एवर कंस्टिट्यूट हुई है इंडिया के केस में। तो दिस इज द बेसिक। अब ध्यान रखिएगा, एक और कंट्रोवर्सी होती है, जो रोस्टर होता है, यानी कि ये बेंचेस कौन बनेगा, ये हमेशा डिसाइड करते हैं सीजेआई। इसीलिए सीजेआई को मास्टर ऑफ रोस्टर भी कहा जाता है। इसी को लेकर 2-3 साल पहले एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जहां पर क्या हुआ था, 3-4 जजेस ने एक पब्लिक मीटिंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सीजेआई को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था कि ये हर इंपॉर्टेंट केसेस, सरकार के जो केसेस रहते हैं उसमें अपने आदमियों को ये देते हैं और ये डिस्क्रिमिनेशन केस कर रहे हैं बेंचेस को असाइन करने में। तो इसी वजह से, यानी कि केस असाइन करने का किसका रोल है, सिर्फ और सिर्फ सीजेआई।
कौन सा केस किसको मिलेगा, कितने जजेस बैठेंगे, ये इकलौता रोल सीजेआई का है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज न्यूज में था इसलिए पता होना चाहिए। अब यदि अपन बात करें सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट का मतलब इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जीक्यूटिव यदि इसमें इंटरफेयर करे तो क्या होगा, यहां पर हो सकता है जो जजमेंट आए वो इम्पार्शियल ना आए और हो सकता है कोर्ट मैनिपुलेट हो जाए। तो जब भी इंडिपेंडेंस किसी की सिक्योर करनी होगी तो क्या किया जा सकता है, सबसे पहले आप करोगे अपॉइंटमेंट प्रोसेस। अपॉइंटमेंट प्रोसेस में क्या होगा कि इनका अपॉइंटमेंट एक बहुत ही फेयर तरीके से हो। तो अपन ने देखा अपॉइंटमेंट किससे होता है, कॉलेजियम तरीके से। इसमें क्या है, सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। इसके बाद जब वो जॉब में आ गया तो जॉब की जो कंडीशंस हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि सरकार उसे इन्फ्लुएंस ना करा जाए। तो इसके लिए अपन ने एक प्रोविजन देखा था, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि इनकी जो पूरी की पूरी पैसा होता है, चाहे वो जजेस की सैलरी हो या एक्सपेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डाला जाता है, जिसमें पार्लियामेंट भी, ये कौन सा एक्सपेंस है याद कीजिए, चार्ज्ड अपॉन, जिसमें कि पार्लियामेंट भी वोट नहीं करता है, ये डायरेक्टली अप्रूवल मिल जाता है इनके पैसा निकालने के लिए। इसके अलावा इनकी सैलरी को कम नहीं किया जा सकता अपने पूरे टेन्योर में, इनको जो भी बेनिफिट्स हैं वो कंटिन्यू देना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या हो गया, इसके क्या इनको जॉब की सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी भी है, क्यों, क्योंकि इनको निकालने का एक निश्चित तरीका है, सिर्फ और सिर्फ बहुत डिटेल्ड प्रोसेस के बाद ही निकाला जाता है। अब एक और चीज से कैसे इंडिपेंडेंस होता है, एग्जिट। मान लो कि आप एग्जिट मार रहे हो यानी रिटायर होने वाले हो, तो सरकार आपको लालच दे सकती है कि हम आपको बेनिफिट्स देंगे। यदि ये प्रोविजन होगा तो भी जो रिटायरिंग जज है हो सकता है वो अपने फेवर में कोई डिसीजन ले ले, सरकार के फेवर में ले ले। तो इस वजह से यहां पर क्या प्रोविजन है कि बैन, जो भी रिटायर होगा जज, वो कहीं पर भी किसी कोर्ट में इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो एडवोकेट नहीं बन सकता, ये कहा गया है। सो इन्हीं वजह से इंश्योर क्या होता है कि जो जज रहे बिना एग्जीक्यूटिव से इन्फ्लुएंस होके पूरे के पूरे काम को निष्पक्ष होके, इंडिपेंडेंट होके अच्छे से काम करें। पर ध्यान रखिएगा यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट है, यानी कि वो कोर्ट में प्लीड नहीं कर सकते, बट इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि सरकार उसे अलग पोस्ट में रिक्रूट नहीं कर सकते। इंसिडेंट्स आए हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को किसी स्टेट का गवर्नर बना दिया गया है या कुछ और सरकारी पोस्ट ऑफर की गई हैं। तो यहां पर थोड़ा सा गैप्स है हमारे संविधान में, जहां पे चीफ जस्टिस या जजेस को कुछ हद तक सरकार क्या कर सकती है, टेम्पटेशन दे सकती है रिटायरमेंट बेनिफिट में। कहने का अर्थ यहां है कि गवर्नर या कोई अदर पोस्ट देने में कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी बार नहीं प्लेस करता, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ऑफ किसी भी कोर्ट के सामने प्लीड करने में रेस्ट्रिक्शन लगाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच केसेस कैन बी डायरेक्टली फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब जितने भी जुरिस्डिक्शन है उसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल जो होता है मतलब वो एक तरीके से एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। एक्सक्लूसिव यानी कि क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे केसेस को हियर कर सकता है। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऐसे केसेस में हियर करेगा। तो डिस्प्यूट्स बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, बिल्कुल यही है। अब देखिए दो तरीके के हैं, एक तरीके से स्टेट होगा 1, एक होगा स्टेट 2, और यहां पर है यूनियन गवर्नमेंट। तो जब भी दोनों स्टेट्स के बीच में या यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो, इस तरीके के मैटर को सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डील करता है, और ये उनका ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही डील करता है। नेक्स्ट अपन और टाइप के जुरिस्डिक्शन देखते हैं। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अपन ने देख लिया, इसके बाद आता है रिट जुरिस्डिक्शन। याद कीजिए रिट जुरिस्डिक्शन अपन ने पढ़ा है आर्टिकल नंबर 32 सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा है, जहां पर 5 तरीके के रिट्स अपन ने पढ़ा था, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी एंड क्वो वारंटो। फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में पढ़ा है, तो वही ये पांचों रिट्स सुप्रीम कोर्ट के हैं। इसके अलावा अपीलेट जुरिस्डिक्शन मतलब कि नॉर्मली हाई कोर्ट से जजमेंट क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर अपील होते हैं, इस तरीके से जुरिस्डिक्शन है। इंडिविजुअल लिमिट जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एग्जाम के स्कोप से बियॉन्ड हो जाता है और बहुत सारी लिमिट्स आजकल चेंज हो गई हैं, इसीलिए नॉट रिलेवेंट फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज द स्कोप ऑफ स्पेशल लीव पिटिशन अंडर आर्टिकल 136। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें आपको ध्यान रखना है 136वां आर्टिकल किसके बारे में है,
स्पेशल लीव पिटिशन के बारे में, नंबर 1। दूसरी चीज ये क्या है इसके बारे में समझिए। अब देखिए, अपन ने देखा सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक टॉप ऑफ द जुडिशरी में बैठा है, यानी कि हमारा जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है उसमें सुप्रीम कोर्ट एक हब की तरह बैठा है, जहां पर इसका काम क्या करना है कि बिल्कुल और बिल्कुल कंप्लीट जस्टिस इंश्योर किया जाए। तो ये जो पावर इसी के तहत दिया गया है कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगे कि जरूरत है किसी भी जजेस कोर्ट से वो केस को ले और अपने पास ले आए, शिफ्ट कर ले, ताकि वो बेटर बेसिकली जस्टिस प्रोवाइड कर सके, इसे कहा जाता है स्पेशल लीव पिटिशन। तो देखते हैं, इट अलाउज अपील्स ओनली, अपील नहीं है, ध्यान रखिएगा, अपील जो होती है ये राइट की तरह होती है, यानी कि मान लीजिए किसी क्रिमिनल को फांसी की सजा मिली तो उसके पास राइट होती है कि वो अपील कर सके। बट क्या होता है, ये जो स्पेशल लीव पिटिशन है ये सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रिशन में आता है, यानी सुप्रीम कोर्ट को यदि लगता है कि कुछ गड़बड़ है या केस को बेटर एग्जामिन किया जा सकता है तो सुप्रीम कोर्ट खुद की इच्छा से ही करेगा। ये कन्विक्ट जिसे पनिश किया गया है उसके ऊपर कोई भी हक नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। It provides a constitutional remedy that is granted at Supreme Court's discretion against any court or tribunal। यही सही स्टेटमेंट है। तो क्या होगा, कोई भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट मिलिट्री को छोड़ के जब भी सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि एक जरूरत है तब वो स्पेशल लीव पिटिशन यूज करेगा। ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही बड़ा प्रोविजन है, यानी कि जब भी सुप्रीम कोर्ट चाहे किसी भी कारणवश कोई केस किसी भी स्टेज में हो, चाहे वो फाइनल जजमेंट हो या बीच में कहीं इंटरमीडिएट स्टेज में भी हो, वो जजमेंट को रोक के क्या कर सकता है, खुद में ट्रांसफर कर सकता है और वहां पर केस ले सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, which of the following statements describe the nature of Supreme Court's advice provided to President under Article 143। अब इस आर्टिकल के बारे में भी जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं इस आर्टिकल के बारे में। तो बेसिकली क्या है, आर्टिकल 143 में दो बातें कही गई हैं, याद कीजिए, एक अपन ने ऑलरेडी पढ़ ली, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो अभी अपन ने पढ़ा मिनिमम 5 जजेस के द्वारा कंस्टिट्यूट होना चाहिए। उसी में ही एक और पार्ट है, वो कह रहा है यदि प्रेसिडेंट चाहे, प्रेसिडेंट को कोई डाउट है कुछ भी लॉ से रिलेशन में, तो क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को ये ओपिनियन मोस्ट ऑफ द केसेस में देना ही पड़ता है। लेकिन जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ केसेस में वो सुप्रीम कोर्ट की जो भी फाइनल डिसीजन आया उसे मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं। तो दो तरीकों में कहा गया है, हो सकता है अभी प्रेजेंट का केस हो उसमें प्रेसिडेंट ओपिनियन ले रहे हो, या तो 1947 के पहले का, यानी कि इंडिपेंडेंस के पहले का भी कोई केस हो, उसमें भी प्रेसिडेंट अपना ओपिनियन मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट को जो अपना व्यू देना है वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है। बट यहां पर अभी के जो केसेस में है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो प्रेसिडेंट को अपना ओपिनियन देने से भी मना कर सकती है। दिस इज द बेसिक आइडिया। अब इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यदि कभी भी प्रेसिडेंट को कोई लीगल रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, तो वो क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। दिस इज अबाउट आर्टिकल 143। अब जब भी सुप्रीम कोर्ट कंसल्ट करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही कंस्टिट्यूट होगी, यानी कि मिनिमम 5 जजेस जो हैं वो ही मिलके जजमेंट देंगे। तो इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, क्या प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग है, बिल्कुल गलत। इट इज मियरली सजेस्टिव, सही बात है, एंड द प्रेसिडेंट हैज कंप्लीट डिस्क्रिशन टू फॉलो और नॉट। दिस इज द बेसिक आइडिया। प्रेसिडेंट चाहे तो उनकी बात मान सकता है, नहीं चाहे तो नहीं भी मान सकता है। और यदि आप देखोगे तो दिल्ली लॉ एक्ट 1951, 2G स्पेक्ट्रम केस, मिनरल ऑक्शन, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें एडवाइजरी जुरिसडिक्शन प्रेसिडेंट ने एक्सरसाइज करके सुप्रीम कोर्ट की जो बेसिकली लॉफुल अंडरस्टैंडिंग से डिसीजन लिया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बीइंग अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये टर्म याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देगा वो क्या होंगे, वो इटर्निटी में सेव किए जाएंगे एक रिकॉर्ड की तरह, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब भी सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट देता है तो हर जजमेंट क्या हो जाता है,
खुद में एक लॉ बन जाता है, यानी कि हर एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पूरी की पूरी कंट्री के लिए एक लॉ बन गया, जैसे कि पार्लियामेंट ने पास किया है। यही मतलब होता है। सो देखते हैं, इट्स जजमेंट्स एंड प्रोसीडिंग्स आर परमानेंटली रिकॉर्डेड, बिल्कुल सही है, इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। इट्स डिसीजंस सर्व एज लीगल प्रेसिडेंट्स, ये फ्यूचर के लिए क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, और पूरे के पूरे कंट्री के सारे कोर्ट्स के लिए ये बाइंडिंग हो जाएगा। इट मेंटेन्स आर्काइव्स फॉर हिस्टोरिकल एंड रिसर्च पर्पस, बिल्कुल सही बात है। आप यदि सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड को चाहो तो आप एक्सेस कर सकते हो, वह उनका सेक्रेटरिएट विजिट करके, और ऑनलाइन भी अब बहुत सारे जजमेंट अवेलेबल हैं। तो जजमेंट्स आजकल आते हैं वो तो सारे के सारे अवेलेबल हैं ही। The Chief Justice of India has the sole authority to decide which cases are recorded, बिल्कुल गलत, सारे के सारे केस रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए क्या मैक्सिमम पनिशमेंट है, इसके लिए एक एक्ट डिफाइन किया गया है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट। इसी में सारे कुछ पनिशमेंट दी गई है, और यहां पर क्या दिया गया है, मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 6 महीने की दी जा सकती है, या तो 2000 रुपए का जो फाइन है उतना ही दिया जा सकता है। ये मैक्सिमम पनिशमेंट है, या दोनों का कॉम्बिनेशन में भी दिया जा सकता है। अब यदि कंटेम्प्ट बात करें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को दो तरीके से डिफाइन किया गया है, एक है सिविल ऑफेंस और एक है क्रिमिनल ऑफेंस। क्या होता है दोनों में अंतर, आप समझिए। सिविल मतलब कि सिंपल, मैंने कोई कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं किया, या मैंने कोई डिक्री दी कि मैंने एक आपको कोर्ट को दिया कि मैं ये करूंगा, बट मैं वो फॉलो नहीं किया, तो इसे बोला जाएगा सिविल ऑफेंस। यदि क्रिमिनल ऑफेंस की बात करें तो मैं क्या करूंगा, कोर्ट की जो अथॉरिटी है या कोर्ट की जो इमेज है उसे खराब करने की कोशिश करूंगा। इंटेंशनली मैं क्या करूंगा, जब भी कोर्ट अपना जजमेंट दे रहा है तो मैं उस जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करूंगा, यानी कि जजमेंट नहीं देने दूंगा, प्रोसीडिंग्स में रोक लगाऊंगा, इस तरीके का। या तो फिर क्या हो सकता है, कोई भी जुडिशियल प्रोसीडिंग से इंटरफेयर करे। ये सब में क्या होगा, क्रिमिनल ऑफेंस कंसिडर किया जाता है। ये जो पूरा का पूरा है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में ही डिफाइन किया जाता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंदर ही जो बेसिकली जो भी है वो उनको फॉलो नहीं करोगे रिकॉर्ड्स को, तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डिफाइन के कंसिडर किया जाता है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 के अंदर ऐसे डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ और पावर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, जैसे कि अपन ने कुछ ऑलरेडी देख लिया है कि कभी भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होती है तो कौन फाइनल अथॉरिटी डिसाइड करता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। इसी के अलावा जैसे कोई भी लॉ जो बनता है वो अपन ने ऑलरेडी देख लिया है, वो पूरे के पूरे कोर्ट में क्या हो जाएगा, थ्रू आउट द कंट्री बाइंडिंग हो जाता है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू भी अपन देख चुके हैं, ये डायरेक्टली आर्टिकल 13 में मेंशन है। आर्टिकल 13 में अपन ने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, जुडिशियल रिव्यू का पावर है, और वो इन जुडिशियल रिव्यू को फंडामेंटल राइट्स के तहत कैसे फंक्शन करता है। इसमें आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट फंक्शन करता है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत इसको एक्सरसाइज करता है, जिसमें रिट्स है बेसिकली। और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल का जो भी फाइनल इंटरप्रिटेशन है, कभी भी कोई डाउट होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कैसा संविधान लिखना चाहते थे, उसकी जो फाइनल अथॉरिटी होती है वो सुप्रीम कोर्ट ही होती है, जो डिसाइड करती है कैसा होगा। इसी वजह से आप देखोगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, जैसे कि आप याद करिए आर्टिकल नंबर 21 की बात में अपन किए थे राइट टू लाइफ। तो मैंने आपको बताया था राइट टू लाइफ आजकल क्या इंक्लूड करती है, राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि राइट टू लाइफ को राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी की तरह माना गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है। इसी वजह से आर्टिकल 21 को बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड कर दिया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स जुरिस्डिक्शन। तो यदि सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन की बात करें तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है पूरी की पूरी कंट्री में एक्सटेंड करता है, और जहां पर भी इंडियन सब्जेक्ट्स यानी कि इंडियन सिटीजन्स रहते हैं वहां तक एक्सटेंड करता है। बट उससे ज्यादा जरूरी एक बात और ध्यान रखना है, यदि पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट जितने भी यूनियन लॉ से रिलेटेड हैं उनमें क्या कर सकता है, और ज्यादा सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बढ़ा सकता है, यानी कि और पावर्स पार्लियामेंट चाहेगा तो इनको दे सकता है, यही मतलब है। तो लिमिटेड एंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, बिल्कुल गलत। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकता है, कैन बी एनलार्ज बाय द पार्लियामेंट, दैट इज द बेसिक मतलब। तो इसी के साथ हमने एक और पार्लियामेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट टॉपिक खत्म कर दिया है।
नेक्स्ट अपन स्टेट्स के बारे में ऐसा ही बात करेंगे, जो जैसा जैसा सेंटर में होता है बिल्कुल सिमिलर प्रोविजन जो है स्टेट के टर्म्स में भी वैलिड रहेगा, तो अपन उसको बहुत ही जल्दी खत्म कर देंगे और तुरंत अपन अदर टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी में मूव कर जाएंगे। So that's all for this topic. Thank you and have a great day.